Hello friends, welcome to Education Mantra. Today we will discuss about action research and innovation in teaching. यानी कि क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के बारे में आज हम लोग परिचर्चा करेंगे। आप सभी एग्जाम के पर्पज से वही कंटेंट पर फोकस करें जहां से प्रश्न बनते हैं। तो इसी संदर्भित विषय वस्तु पर मैंने इस वीडियो का निर्माण किया है। आशा है वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो क्रियात्मक शोध जाने, एक्शन रिसर्च जाने, इसके पहले हमें रिसर्च के बारे में जानना आवश्यक है। तो शोध को देखते हैं कि रिसर्च क्या है, व्हाट इज रिसर्च। तो शोध को अंग्रेजी में रिसर्च कहा जाता है। री का अर्थ है बार बार और सर्च का अर्थ है खोज। इस प्रकार सूचनाओं, तथ्यों की गहन खोज ही शोध है। रेडमैन जी क्या कहते हैं कि अनुसंधान नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक व्यवस्थित सिस्टमेटिक एफर्ट है, व्यवस्थित प्रयास है। फिर है डॉक्टर एस वर्मा का भी कथन पूछ लिया जाता है कि अनुसंधान शोध एक बौद्धिक प्रक्रिया है जो नए ज्ञान को प्रकाश में लाती है तथा पुरानी त्रुटियों एवं भ्रांत धारणाओं का परिमार्जन करती है तथा व्यवस्थित रूप में वर्तमान ज्ञान कोश में वृद्धि करती है। तो दोनों ही कथन रिसर्च के बारे में महत्वपूर्ण हैं, इनको आप याद कर लें या नोट कर लें। फिर है कि इस प्रकार से देखेंगे तो अनुसंधान या शोध एक ऐसी व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज, प्राचीन तथ्यों की पुष्टि एवं उपलब्ध तथ्यों में संशोधन किया जाता है। शोध विशेषतः दो रूपों में जाना जाता है। पहले समस्या समाधान क्रिया, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी। दूसरा है ज्ञान उत्पादन प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ नॉलेज जनरेशन। फिर देखते हैं शोध के प्रकार। अति महत्वपूर्ण है कि शोध कितने प्रकार का होता है, प्रश्न बन सकता है इससे। तो मौलिक शोध या मूलभूत शोध जिसे कहते हैं फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च। दूसरा है व्यवहारिक सोच, अप्लाइड रिसर्च। तीसरा है क्रियात्मक शोध या एक्शन रिसर्च। अब मूलभूत या मौलिक शोध के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसमें सिद्धांत खोजे जाते हैं या सिद्धांतों का डेवलपमेंट, विकास किया जाता है। जैसे अधिगम का सिद्धांत और न्यूटन का सिद्धांत या आइंस्टीन का जो भी थ्योरी है, जितने भी सिद्धांत आएंगे वो सभी मूलभूत या मौलिक शोध के अंतर्गत आएंगे। फिर है व्यवहारिक शोध। क्या है? मूलभूत शोध का अनुप्रयोग जब व्यवहारिक रूप से किया जाता है तो व्यवहारिक शोध कहलाता है। उदाहरण है कि अधिगम सिद्धांत जो बने हैं उनका अनुप्रयोग यदि हम बच्चों की शिक्षा क्षेत्र में करें तो यह व्यवहारिक शोध कहलाएगा। अब है कि क्रियात्मक शोध, जो हमारा आज का विषय है, क्रियात्मक शोध या एक्शन रिसर्च। तो क्रियात्मक शोध वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शोधकर्ता अनुभूत समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करते हैं जिससे कि वे अपने निष्कर्षों के द्वारा अपने निर्णयों एवं कार्यों का मार्गदर्शन कर सकें, कार्यात्मक तथा प्रक्रियात्मक त्रुटियों को दूर कर सकें तथा मूल्यांकन कर सकें। तो अनुभूत समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से समाधान करना ही क्रियात्मक शोध है। फिर देखते हैं कि एक इसकी डेफिनेशन भी बन जाती है कि किसी समस्या का वस्तुनिष्ठ तरीके से विश्लेषण करके उसके निराकरण के लिए व्यवहारिक तरीके अपनाने की प्रक्रिया ही क्रियात्मक शोध है। पूछ सकता है, प्रश्न बना देगा कि किसी समस्या का वस्तुनिष्ठ तरीके से विश्लेषण करके उसके निराकरण के लिए व्यवहारिक तरीके अपनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्रियात्मक शोध, नवाचार, शोध, इस प्रकार के चार स्टेटमेंट आ गए। अधिगम दे दिया तो आप क्रियात्मक शोध पर टिक कर देंगे। अब जो क्रियात्मक शोध का विकास किया है ये हैं प्रोफेसर स्टीफेन एम कोरे। अब इनका स्टेटमेंट क्या है कि क्रियात्मक शोध का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा अभ्यासकर्ता अपने निर्णय एवं क्रियाओं का मार्गदर्शन, संशोधन या मूल्यांकन करने के लिए अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने का प्रयास करता है। तो घूम घुमा के वही चीज़ें हैं, लेकिन
ये जो स्पेसिफिक डिफिनीशन है ये है प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की, और यह अक्सर परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। अब क्रियात्मक शोध के महत्व क्या हैं? तो क्रियात्मक शोध में शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली विभिन्न प्रकार की दैनिक समस्याओं को हल करने की खोज होती है। दूसरा क्या है? क्रियात्मक शोध में वैज्ञानिक अनुसंधान के सभी पद निहित हैं। क्रियात्मक शोध जनतांत्रिक भावनाओं पर आधारित है। क्रियात्मक शोध शैक्षिक समस्याओं का वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ, प्रामाणिक एवं उपयोगी हल प्रस्तुत करता है। क्रियात्मक शोध का क्षेत्र स्थानीय परिवेश तक ही सीमित होता है। महत्वपूर्ण तथ्य है कि क्रियात्मक शोध का जो एरिया है वह स्थानीय परिवेश तक ही सीमित रहता है, व्यापक नहीं होता है। मतलब एक जैसे सैंपल ले लिया गया कि हमें इस क्षेत्र में ही करना है, तो जो ये क्रियात्मक शोध होगा, एक्शन रिसर्च, ये स्पेसिफिक एरिया में ही होता है, स्थानीय परिवेश तक सीमित है। रूढ़िवादी परिपाटियों में परिवर्तन पर बल देता है। क्रियात्मक शोध के क्षेत्र फटाफट देख लेते हैं। पहला है शिक्षण अधिगम संबंधी समस्याएं, जैसे वस्तुनिष्ठ को विषय वस्तु को समझने की समस्या, शुद्ध उच्चारण से संबंधित समस्या, गृहकार से संबंधित समस्या, कक्षा कार्य संशोधन की समस्या, दक्षता आधारित शिक्षण अधिगम समस्या। तो शिक्षण अधिगम संबंधी समस्याओं का जो क्षेत्र है वो क्रियात्मक शोध का क्षेत्र है। अब मूल्यांकन तथा परीक्षा संबंधी समस्याएं क्या हो सकती हैं? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की समस्या, परीक्षा में विश्वसनीयता की समस्या, रिलायबिलिटी, प्रॉब्लम ऑफ रिलायबिलिटी इन एग्जामिनेशन। फिर है बच्चों से संबंधित समस्या, प्रश्न पत्र में अधिक विकल्प देने या न देने की समस्या, इकाई मूल्यांकन तथा मासिक परीक्षाओं की व्यवस्था की समस्या। तो इसे आप ओवरव्यू ले लें। फिर है पाठ्य सहगामी गतिविधि संबंधी समस्याएं, जैसे सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन की समस्या, खेल के मैदान तथा उपकरणों की उपलब्धता की समस्या, समाज उपयोगी उत्पादन कार्य की व्यवस्था संबंधी समस्या, गतिविधियों के प्रति छात्रों एवं अध्यापकों में रुचि उत्पन्न करने की समस्या। तो यह पाठ्य सहगामी गतिविधि संबंधी समस्याओं का जो क्षेत्र है ये क्रियात्मक शोध का क्षेत्र है। फिर है विद्यालय प्रबंधन एवं प्रशासन संबंधी समस्याएं, जैसे शिक्षकों की कमी की समस्या, बहुकक्षा शिक्षण की समस्या, विद्यालय का सुंदरीकरण करने की समस्या, विद्यालय को सामुदायिक सहयोग न प्राप्त होने की समस्या, शिक्षक संदर्शिकाओं का प्रयोग न करने की समस्या। तो ये सभी समस्याओं का क्षेत्र भी क्रियात्मक शोध का क्षेत्र है। क्रियात्मक शोध के चरण, समस्या की पहचान करना सबसे पहला चरण, बहुत ही महत्वपूर्ण, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। दूसरा है समस्या चुनने के कारण, फिर है क्रियात्मक परिकल्पना, फिर कार्यविधि, फिर प्रदत्त विश्लेषण, फिर निष्कर्ष, फिर भावी कार्य योजना का निर्माण। कुछ विद्वान ऐसा भी देते हैं, पहले समस्या चयन, फिर समस्या को परिभाषित करना, फिर समस्या सीमांकन, समस्या के संभावित कारणों का पता लगाना तथा कारणों का विश्लेषण, क्रियात्मक परिकल्पना निर्माण, अभिकल्प निर्माण एवं उपकरणों का विकास, लास्ट में विश्लेषण और निष्कर्ष। ये कोई 8 स्टेप बताता है, कोई 7 स्टेप बताता है। इसमें ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं एजुकेशनल इनोवेशन के बारे में। शैक्षिक नवाचार। नवाचार अंग्रेजी भाषा के शब्द इनोवेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यहाँ इसका अर्थ नई रीति तथा नए विचार का प्रचलन व नव निर्माण है। नवाचार 2 पदों से मिलकर बना है, नव और आचार। नव शब्द नवीनता का परिचायक है और आचार शब्द का अर्थ आचरण, व्यवहार या परिवर्तन से है। तो नवाचार की ऐसी डिफिनीशन आ सकती है। फिर है जैसे नवाचार एक ऐसा परिवर्तन है जो पूर्व स्थापित विधियों, कार्यक्रमों, वस्तुओं, परंपराओं में नवीनता का समावेश दृढ़ इच्छा शक्ति से करे। फिर नवाचार एक ऐसा विचार है जिसकी प्रतीति व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करे। ये बेहद ही महत्वपूर्ण कथन है E.M. रोजर्स महोदय का। जैसे शिक्षण अधिगम में क्या नवाचार हुआ है कि अब बच्चे को खाली घड़ा नहीं माना जा सकता है कि वो खाली घड़ा नहीं है। हम ये मानकर चलें कि बच्चा अपने आप में परिपूर्ण है, उसमें तमाम बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है। उस ज्ञान को हमें बाहर निकालना है, उसके लिए उचित साधन उपलब्ध करने हैं, उचित परिस्थितियों का निर्माण करना है। तो अब शिक्षण अधिगम में ये नवाचार हुआ है। मूल्यांकन में क्या नवाचार हुआ है कि परीक्षा शब्द हटाकर अब मूल्यांकन शब्द जोड़ा गया है, जैसे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन।
कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्युएशन है, यफे है, ऐसे है। तो इस प्रकार से मूल्यांकन में नवाचार हुआ है। प्रार्थना स्थल में क्या नवाचार है कि समाचार पत्र के बारे में डिस्कस होता है, सुविचार हो गया, योगा कराया जाता है, सूक्तियाँ बोली जाती हैं, पीटी कराई जाती है। तो ये प्रार्थना स्थल में नवाचार हुआ। विद्यालय प्रबंधन में भी नवाचार देखने को इनोवेशन मिला है, जैसे प्रधानाचार्य ही नहीं वरन ग्राम शिक्षा समिति का भी पूरा का पूरा योगदान दारोमदार रहेगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। सामुदायिक सहभागिता में भी नवाचार हुआ है, जैसे पीटीए का गठन हुआ, पेरेंट टीचर एसोसिएशन, एमटीए, बीआरसी, एनपीआरसी, डीआरसी, इन सब का गठन भी शिक्षा में नवाचार के अंतर्गत हुआ है। पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप जैसे होने लगे। तो ये सभी एजुकेशनल इनोवेशन हैं। फिर है निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड रेमेडियल टीचिंग, बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसको आज मैं समझा देता हूं कि क्या है निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण। देखिए कि निदानात्मक परीक्षण के अंतर्गत कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है कि किस प्रकार से हमें निदान करना है उसका। और फिर उपचारात्मक जो शिक्षण होता है उसमें अनुभूत जो कठिनाइयां हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो कठिनाइयों का पता लगाना निदानात्मक परीक्षण है, डायग्नोस्टिक टेस्ट, और उनको दूर करने का प्रयास करना या दूर करना रेमेडियल टीचिंग है, उपचारात्मक शिक्षण है। तो यही रहा इसका सार। क्रो एंड क्रो का कथन देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निदानात्मक परीक्षणों का निर्माण छात्रों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करने या निदान करने के लिए किया जाता है। पूर्ण सावधानी से निर्मित किए गए निदानात्मक परीक्षण में किसी विशेष विषय के किसी विशेष पक्ष पर बल दिया जाता है ताकि छात्र की योग्यताओं को ज्ञात किया जा सके। कथन है क्रो एंड क्रो का। इसके उद्देश्य क्या हैं? छात्रों की समस्याओं का पता लगाना, छात्र की उपलब्धियों की माप करना, छात्र के मुख्य गुणों की पहचान करना, मंद बुद्धि बच्चों को पहचान कर चिन्हित करना, तीव्र बुद्धि वाले बच्चों को पहचान कर उच्च कक्षा में प्रोन्नत करना। अब उपचारात्मक शिक्षण देखते हैं कि शैक्षणिक निदान की परिधि में गणित, व्याकरण, वाचन, लेखन आदि समस्याओं को लिया जाता है और उनको दूर करने के लिए साक्षात्कार, मूल्यांकन, प्रश्नावली आदि जैसे साधनों का प्रयोग किया जाता है। जो भी गणित, व्याकरण, वाचन, लेखन में समस्याएं हमने निदानात्मक परीक्षण के अंतर्गत पाई, उन सभी को हम दूर करेंगे उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा, रेमेडियल टीचिंग के द्वारा। तो आशा है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इससे एक प्रश्न आ ही जाता है, सृजनात्मकता के तत्व क्या है? प्रवाह, मौलिकता और लचीलापन। अब है क्रियात्मक शोध का संपादन जिस समूह पर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? समष्टि कहते हैं। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्र एवं शिक्षक यह निर्णय करते हैं कि शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। क्रॉनबैक का अति महत्वपूर्ण कथन है, नवाचार एक ऐसा विचार है, व्यवहार है अथवा वस्तु है जो नवीन और वर्तमान स्वरूप से गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है। बेहद महत्वपूर्ण कथन वार्नेट का है। फिर है शून्य परिकल्पना निर्देश रहित परिकल्पना के अंतर्गत आती है, इसमें शोधकर्ता को कोई लाभ नहीं होता है। बेहद महत्वपूर्ण कथन है। शून्य परिकल्पना पूछा जा सकता है तो निर्देश रहित परिकल्पना के अंतर्गत आती है और इसमें शोधकर्ता को कोई लाभ नहीं होता है। अब देखते हैं परीक्षण की वैधता। तो जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परीक्षण का निर्माण हुआ है उस उद्देश्य की पूर्ति करे तो कहलाएगा कि यह परीक्षण की वैधता है। और ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम देता है तब यह परीक्षण की विश्वसनीयता कहलाती है, रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट। फिर है परीक्षण उस स्तर के अनुकूल हो और सम्मिलित सभी प्रश्नों के निश्चित उत्तर हो ताकि उन्हें जांचने से परीक्षक की भावना, विचार, पसंद नापसंद का कोई प्रभाव न पड़े, तो यह परीक्षण की वस्तुनिष्ठता कहलाती है। फिर है शिक्षा में नवाचार का अभिप्राय अध्यापक द्वारा नवीन शिक्षण विधियों एवं उपकरणों के नवीनतम वांछित व्यवहारगत प्रयोग से है जो कि छात्रों की बहुमुखी प्रतिभा की ओर उन्मुख करते हैं। यह श्रीमती आर.के. शर्मा का कथन है, बेहद महत्वपूर्ण। फिर है मापन मूल रूप से एक भाग के रूप में उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसके द्वारा शिक्षक एक छात्र को किसी विशेषता को एक कम या अन्य संख्यात्मक मूल्य प्रदान करता है, मैरिसन का कथन है। फिर देखते हैं क्रियात्मक शोध के प्रकार। यह है निदानात्मक,
आनुभविक, डायग्नोसिस, एक्सपीरियंस्ड, संभागीय, पार्टिसिपेटिव, प्रायोगिक, एक्सपेरिमेंटल। फिर है पर्यवेक्षण के प्रकार क्या हैं, सुधारात्मक, निरोधात्मक, जनतांत्रिक, रचनात्मक, वैज्ञानिक और आधिकारिक। फिर देख लेते हैं कि मूलभूत शोध का दूसरा नाम क्या है, तो मौलिक शोध। फिर ऐसी परिकल्पना जो निर्देश रहित परिकल्पना के अंतर्गत आती है, जिसमें शोधकर्ता कोई लाभ नहीं होता, क्या कहलाती है, शून्य परिकल्पना। क्रियात्मक शोध का पहला चरण क्या है, समस्या की पहचान करना। जनसंख्या का छोटा सा भाग जिस पर क्रियात्मक शोध किया जाता है क्या कहलाता है, सैंपल या न्यादर्श। फिर हम लोग देखते हैं कि समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है, तो परिकल्पना। ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम दे उसे कहते हैं विश्वसनीयता। समस्या हमारी, समाधान हमारा, यह आधार वाक्य किसका है, बेहद ही महत्वपूर्ण वाक्य है, यह क्रियात्मक शोध का आधार वाक्य है। फिर है क्रियात्मक शोध का संपादन जिस समूह पर किया जाता है उसे क्या कहते हैं, समष्टि, मैंने डिस्कस कर दिया है। क्रियात्मक शोध का विकास किसने किया, स्टीफन एम कोरे ने। फिर है सर्वांगीण विकास हेतु 3H के संकेत दिए गए हैं, उनका क्या मतलब है, तो हेड, हार्ट एंड हैंड। H से हेड, हार्ट एंड हैंड, इसको आप याद रखें। 3H के जो है मायने पूछे जा सकते हैं, तो हेड, हार्ट और हैंड बेहद ही महत्वपूर्ण है। किसकी सहायता से प्रश्न पत्र का निर्माण करते हैं, बेहद महत्वपूर्ण है। ब्लूप्रिंट की मदद से हम लोग प्रश्न पत्र का निर्माण करते हैं। परिकल्पना के प्रकार पूछे जा सकते हैं, 2 प्रकार की होती है, निर्देशित परिकल्पना और निर्देश रहित परिकल्पना। तो ये रहा क्रियात्मक शोध एवं नवाचार से संबंधित डिस्कशन, जिसमें आपने कुछ डिफिनीशन देखी, इसके बाद कुछ स्टेटमेंट देखे या उसके क्षेत्र देखे, और इसके बाद इन पर आधारित प्रश्नों को भी आपने देखा। आशा है वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें, वीडियो को शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक पहुंचाएं। एवं यदि आप एजुकेशन मंत्रा में नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। इन्हीं सभी बातों के साथ वीडियो को करते हैं यहीं पर ख़त्म। मिलते हैं जल्द ही किसी अन्य वीडियो के साथ। नमस्कार।